नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र उत्तर प्रदेश के चुनाव का। यूपी में पूरा विपक्ष भी मिलकर अगर लड़े तो भी जीत जाएगी भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल संभव, चुनावी मौसम में यूपी के ये नेता बनाए जा सकते हैं केंद्रीय मंत्री। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गोरखपुर के सांसद रवि किशन का बड़ा बयान, कहा ओवैसी को दी चेतावनी और कहा कि सीएम योगी के तेज से ही नष्ट हो जाओगे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी का चुनाव भाजपा धूमधाम से जीतेगी तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद, और साथ ही साथ हमें ये बताइए कि भाजपा को कितनी सीटें मिलेंगी। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। यूपी असेंबली इलेक्शन 2022, यूपी में पूरा विपक्ष भी मिलकर लड़े तो भी जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। जी हां दोस्तों, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन का कहना है कि उत्तर प्रदेश में अगले साल हो रहे चुनाव में भाजपा पहले से अधिक सीट जीतकर सरकार बनाएगी। वह सोमवार को बसपा नेताओं को भाजपा की सदस्यता दिलाने गाजियाबाद पहुंचे थे। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग के निवास पर दैनिक जागरण से बातचीत में उन्होंने ये बातें कहते हुए दावा किया कि भाजपा के खिलाफ सब मिलकर ही लड़ेंगे तो यूपी में उनकी हार निश्चित है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में हम 3 सीट से 77 सीट तक पहुंच गए हैं, तो विरोधी दल यूपी का अंदाजा लगा सकते हैं। सपा रालोद के गठबंधन आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के यूपी में आने के सवाल पर कहा कि पहले 2 लड़कों का और फिर बुआ भतीजे का गठबंधन हुआ था। ओवैसी को हैदराबाद की गली का नेता बताते हुए कहा कि यूपी में उनके आने से असर नहीं होगा। हमने दंगा मुक्त और भय मुक्त शासन दिया और विकास किया। योगी आदित्यनाथ कोरोना महामारी के बीच अस्पताल गए और ईमानदारी से काम किया। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि हम काम करते हुए कई बार राजी नाराजगी भी होती है, मगर लोग उसी से नाराज होते हैं जिससे राजी होते हैं। आतंकी, अपराधी और भ्रष्टाचारियों पर हमारी जीरो टॉलरेंस वाली नीति है। हम लोगों के बीच अपने कार्यों को पहुंचाएंगे, ज्यादा ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। किसी की भी धार्मिक आजादी छीनने से बड़ा अपराध नहीं हो सकता है। संविधान में यह स्वैच्छिक है, लेकिन लालच देकर और गरीबों में पैसा बांटकर मतांतरण कराना सही नहीं है। इस पर हमारी सरकार जागरूक है। यूपी में जिला पंचायत सदस्य की कम सीट आने को लेकर कहा कि यह स्थानीय चुनाव था, जिस चुनाव में कमल का फूल, मोदी योगी की फोटो और भाजपा का झंडा होता है तो बाकी मैदान में उतरने से भी घबरा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल, चुनावी मौसम में यूपी के ये नेता बनाए जा सकते हैं केंद्रीय मंत्री। जी हां दोस्तों, यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मोदी कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक आज या कल में ही मोदी कैबिनेट में बड़े फेरबदल की उम्मीद जताई जा रही है। पीएम मोदी के आवास पर आज एक अहम बैठक होनी है। बैठक की खबर सामने आने के बाद कयासों का बाजार गर्म हो गया है। वहीं कहा जा रहा है कि मोदी कैबिनेट में 22 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। आज शाम को पीएम मोदी के आवास पर अहम बैठक होनी है। इस बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमण जैसे बड़े नेता शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटों में मोदी कैबिनेट विस्तार किया जा सकता है। खबर के मुताबिक कई मंत्रियों को संगठन की जिम्मेदारी दी जा सकती है, वहीं कई को राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। पीएम मोदी की नई कैबिनेट में यूपी की खास तरजीह दी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक यूपी से करीब 4-5 मंत्रियों को मोदी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। खबर ये भी है कि पीएम मोदी ने खुद इस बारे में सीएम योगी से बातचीत की है। यूपी विधानसभा चुनाव में 7 महीने से भी कम का समय बचा है। ऐसे में जातीय समीकरण को साधना बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है। कैबिनेट विस्तार के साथ ही जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की जा सकती है। खबर तो ये भी है कि ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए पूर्व मंत्री रीता बहुगुणा जोशी, सत्यदेव पचौरी या सांसद रामपति त्रिपाठी में से किसी एक को मोदी कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। युवा चेहरों में सांसद वरुण गांधी को मोदी कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। वहीं दलित चेहरे के रूप में केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया को शामिल किया जा सकता है। वहीं अपना दल की अनुप्रिया पटेल, जेडीयू के आपी सीपी सिंह और एलजेपी के पशुपति पारस के नाम पर भी चर्चा तेज है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी असेंबली इलेक्शन 2022, गोरखपुर के सांसद रवि किशन की ओवैसी को चेतावनी, सीएम योगी के तेज से ही नष्ट हो जाओगे। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही वार पलटवार की राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी तक हर दल यूपी की सत्ता हासिल करने के लिए रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। यूपी चुनाव में इन दिनों ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की भी खास चर्चा हो रही है। ओवैसी ने सीएम योगी को सत्ता से बाहर करने की चुनौती क्या दी। गोरखपुर से सांसद रवि किशन उन पर हमलावर हो गए। रवि किशन ने ओवैसी पर पलटवार करते हुए कहा है कि वह एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को खुलेआम चुनौती देते हैं। रवि किशन को उनकी चुनौती भी स्वीकार है। साथ रही गोरखपुर से सांसद ने कहा, महाराज जी को अगर छुआ भी तो वह उठकर हैदराबाद वापस जाएंगे। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में रवि किशन ने कहा कि सीएम योगी हर दिन 2.5 घंटे आरती करने वाले सन्यासी हैं, वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ओवैसी तो उनके तेज से ही नष्ट हो जाएंगे। बता दें कि ओवैसी ने सीएम योगी को 2022 में सत्ता से बाहर करने की चुनौती दी थी, जिसके बाद सीएम योगी ने भी उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया था। इसके साथ ही उन्होंने प्रचंड बहुमत से जीत का भरोसा भी जताया था। लेकिन अब सांसद रवि किशन ओवैसी पर
पूरी तरह से हमलावर है। बता दें कि ओवैसी ने चुनौती देते हुए कहा था कि वह योगी को 2022 में फिर से सीएम नहीं बनने देंगे। उनकी इस चुनौती पर सीएम योगी ने कहा था कि यूपी में बीजेपी फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कार्यकर्ता अपनी मेहनत से 300 प्लस सीटों का लक्ष्य हासिल करेंगे। ओवैसी ने ओपी राजभर के भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इससे पहले वारिस पठान ने कहा था कि एआईएमआईएम सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। अब एआईएमआईएम यूपी अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी 100 मुस्लिम बहुल सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी मिशन 2022 पर आरएसएस करेगा मंथन। 7 दिवसीय दौरे पर चित्रकूट पहुंचे मोहन भागवत। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक प्रमुख मोहन भागवत मंगलवार को सुबह धर्मनगरी चित्रकूट के 7 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। 8 से 13 जुलाई तक चित्रकूट में होने वाली आरएसएस की 5 दिवसीय बैठक में सूबे की सियासी नब्जें टटोली जाएगी और यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार के कामकाज का भी संघ आकलन करेगा। चित्रकूट के पंडित दीनदयाल शोध संस्थान आरोग्य धाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की होने वाली 5 दिवसीय बैठक में संघ के क्षेत्र व प्रांत प्रचारक शामिल होंगे। महामारी की वजह से इस बैठक में सिर्फ क्षेत्र प्रचारक ही मौजूद होंगे और प्रांत प्रचारक डिजिटल माध्यम से बैठक में शामिल होंगे। हालांकि आरएसएस के सभी महत्वपूर्ण निर्णय अखिल भारतीय प्रतिनिधि में लिए जाते हैं। आरएसएस की बैठक में संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी के 30 पदाधिकारी प्रत्यक्ष रूप से शामिल होंगे। इस बैठक में कार्यकारी मंडल, प्रांत प्रचारक, क्षेत्र प्रचारकों की बैठक में चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा संघ अगले वर्ष के कार्यों की रूपरेखा तय करेगा। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के चुनावों के मद्देनजर प्रांत प्रचारक बैठक महत्वपूर्ण हो गई है। आरएसएस की यह बैठक हर साल होती है, लेकिन यूपी में अगले साल चुनाव होने हैं। ऐसे में संघ की 5 दिवसीय बैठक पर सभी की निगाहें हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के चित्रकूट पहुंचने से पहले ही एमपी के कई मंत्रियों ने डेरा डाल रखा है। यूपी में अगले साल 2022 में वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आरएसएस चुनाव को लेकर यूपी की नब्ज टटोली जाएगी। इसके साथ ही सरकार के कामकाज का भी आकलन किया जाएगा। 8 जुलाई को संघ के क्षेत्रीय प्रचारक चित्रकूट पहुंचेंगे, जबकि 9 जुलाई और 10 जुलाई को होने वाली क्षेत्रीय प्रचारक की बैठक में मोहन भागवत भाग लेंगे। इसके लिए 10 और 11 जुलाई को प्रांतीय प्रचारकों के साथ मोहन भागवत वर्चुअली बैठक लेंगे। कोरोना महामारी को देखते हुए 300 प्रचारक ऑनलाइन इस बैठक से जुड़ेंगे। इसके बाद 13 जुलाई को शाम 5 बजे वापस लौट जाएंगे। बता दें कि संघ प्रमुख और सभी पदाधिकारी बैठक में यूपी और एमपी सरकारों के कामों के साथ इनकी कार्यशैली व जनता के बीच इनके कार्य व्यवहार पर भी मंथन करेंगे। माना जा रहा है कि संघ यूपी चुनाव के लिहाज से योगी सरकार के दिशा निर्देश भी तय होंगे। संघ प्रमुख से बैठक से 3 दिन पहले भागवत के पहुंचने को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। संघ प्रमुख बैठक से पहले धर्मनगरी चित्रकूट के साधु संतों से मुलाकात कर चित्रकूट और यूपी के विकास को लेकर चर्चा कर सकते हैं। माना जा रहा है कि संघ की इस बैठक में यूपी और एमपी दोनों ही राज्यों के बीजेपी नेता भी पहुंच सकते हैं और सरकार के मंत्रियों के भी पहुंचने की संभावना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जनता का मूड जानने जम्मू दौरे पर परिसीमन आयोग, सभी दलों से होगी 20-20 मिनट की मुलाकात। जी हां दोस्तों, न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग आज 4 दिवसीय दौरे पर यहां जम्मू पहुंचेगा। इस दौरान वह नेताओं, नागरिक समाज के समूहों और अन्य से बातचीत करेगा ताकि जम्मू कश्मीर में नए विधानसभा क्षेत्र बनाने पर आवश्यक सूचनाएं इकट्ठा कर सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल परिसीमन आयोग के सदस्यों से मुलाकात करेगा। पार्टी के एक नेता ने बताया कि अब्दुल रहीम राथर, मोहम्मद शफी उरी, मियां अल्ताफ अहमद, नासिर असलम वानी और सकीना इट्टू यहां एक होटल में आयोग के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। ये लोग पार्टी का नेतृत्व करेंगे और आयोग के समक्ष अपने विचार एवं सुझाव रखेंगे। नेता ने बताया कि आयोग ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन प्रक्रिया पर अपने विचार रखने के लिए सभी दलों को 20-20 मिनट का समय दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को शाम 5:10 से 5:30 बजे तक का समय दिया गया है। जम्मू कश्मीर के 8 राजनीतिक दलों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 24 जून को ही बैठक के एक पखवाड़े के अंदर आयोग का दौरा हो रहा है। अभी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, माकपा और नेशनल पैंथर्स पार्टी सहित सभी बड़े राजनीतिक दलों ने आयोग के सदस्यों से मिलने के बारे में अभी निर्णय नहीं किया है। पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने सोमवार को कहा कि आयोग की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए संयुक्त निर्णय नहीं किया गया है और यह पार्टियों को पर छोड़ दिया गया है कि वे भाग लेना चाहते हैं अथवा नहीं। आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश के दौरे में सभी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं जम्मू कश्मीर के पंजीकृत दलों को अलग अलग बैठक के लिए आमंत्रित किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत का खौफ, चीन की चेतावनी, बलूचों के आगे झुके इमरान खान, कहा विद्रोहियों से करेंगे बात। जी हां दोस्तों, बलूचिस्तान की निर्दोष जनता पर कहर ढाने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अब भारत का खौफ और चीन की चेतावनी का डर सताने लगा है। पीएम इमरान खान ने ऐलान किया है कि वह बलूचिस्तान के विद्रोहियों के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि विद्रोही कुछ पिछली शिकायतों की वजह से पाकिस्तान सरकार से नाराज थे या भारत ने उनका इस्तेमाल पाकिस्तान
पाकिस्तान में आतंक फैलाने के लिए किया। हालांकि इमरान ने दावा किया कि अब बलूचिस्तान में स्थिति बदल गई है। बलूचिस्तान के ग्वादर में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने पहुंचे इमरान खान ने कहा कि अगर बलूचिस्तान में विकास परियोजनाओं को बढ़ावा दिया गया होता तो हमें कभी भी विद्रोहियों को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं होती। उन्होंने कहा, बलूचों की पहले की शिकायतें हो सकती हैं और दूसरे देशों ने इस्तेमाल किया होगा। भारत ने उनका इस्तेमाल अव्यवस्था फैलाने के लिए किया होगा, लेकिन अब स्थिति वैसे नहीं रही। इमरान ने यह भी कहा कि अभी पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं हुई है कि हमारी सरकार बहुत ज्यादा पैसा बलूचिस्तान को दे सके। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने बलूचिस्तान के विकास की ठान ली थी। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने लंदन की 24 बार यात्रा की, लेकिन एक बार भी बलूचिस्तान नहीं आए। वहीं पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने दुबई की 51 बार यात्रा की, लेकिन वह कभी ग्वादर नहीं आए। दरअसल ग्वादर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का बेहद अहम ठिकाना है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर चीन ने $62 अरब का निवेश किया है। यही नहीं, ग्वादर में चीन नौसैनिक अड्डा बनाने की तैयारी कर रहा है ताकि उसके जंगी जहाज पूरे फारस की खाड़ी पर अपनी पकड़ को मजबूत कर सके। अभी तक इस इलाके में अमेरिकी नौसेना का दबदबा है। बलूच विद्रोही लगातार चीन की परियोजनाओं और पाकिस्तानी सैनिकों पर जानलेवा हमले कर रहे हैं। इन हमलों में कई चीनी नागरिक भी मारे गए हैं। पाकिस्तान आरोप लगाता रहा है कि बलूच विद्रोहियों को भारत मदद देता है। अब पाकिस्तानी पीएम ने खुलकर भारत का नाम भी ले लिया है। बलूच हमलों और भारत का यही डर है, जिसकी वजह से लंबे अरसे बाद कोई पाकिस्तानी पीएम बलूच विद्रोहियों के साथ बातचीत को तैयार हुआ है। पिछले दिनों पाकिस्तानी सेना के एक जनरल ने यह कहकर तहलका मचा दिया था कि बलूचिस्तान की आज़ादी के आंदोलन को दबाने में चीन की भूमिका है। उन्होंने कहा है कि पेइचिंग ने उन्हें बलूचों का संघर्ष खत्म करने के लिए 6 महीने का वक्त दिया है। बांग्लादेशी अखबार द डेली सन ने पाकिस्तानी सेना के मेजर जनरल अयमान बिलाल के हवाले से लिखा है कि उन्हें बलूच आंदोलन को खत्म करने के लिए क्षेत्र में तैनात किया गया है। बिलाल ने ईरान को पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन बताया है और चेतावनी दी है कि पाक सेना ईरान के अंदर जाकर एक्शन लेगी। अखबार के मुताबिक बिलाल ने कहा है, चीन ने मुझे सैलरी और बड़ी रकम दी है और आधिकारिक रूप से मुझे क्षेत्रीय हितों के लिए यहां तैनात किया है ताकि मैं चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के खिलाफ ईरान की साजिश को खत्म कर सकूं। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में कई विकास कार्य शुरू किए हैं, लेकिन अभी भी यह देश का सबसे कम आबादी वाला सबसे गरीब कोना है। बागी संगठन यहाँ दशकों से अलगाववादी उग्रवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी शिकायत है कि केंद्र सरकार और अमीर पंजाब प्रांत उनके संसाधनों का दोहन करता है। इस्लामाबाद ने 2005 में उग्रवाद के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू जैसे हमलों से निपटने की तैयारी, एयरबेस की सुरक्षा में अब नहीं लगेगी सेंध। काउंटर एयरक्राफ्ट सिस्टम खरीद रही वायुसेना। जी हां दोस्तों, बीते दिनों जम्मू एयरबेस पर हुए ड्रोन हमले के बाद वायुसेना सतर्क हो गई है। भविष्य में जम्मू में एयरबेस पर हुए ड्रोन हमलों जैसे धमाकों से निपटने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए भारतीय वायुसेना ने 10 एंटी ड्रोन सिस्टम की खरीद शुरू कर दी है। वायुसेना ने इसकी खरीद के लिए बोलियां आमंत्रित की है। इसके बाद दुश्मनों को ड्रोन के जरिए हमला करना और मुश्किल हो जाएगा। 27 जून को हमले के बाद वायुसेना ने एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदने के लिए भारतीय कंपनियों को रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन भी जारी कर दिया है। वायुसेना ने RFI में बताया है कि यह काउंटर अनआर्म्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम ड्रोन का पता लगाने, उसको ट्रैक करने, पहचान करने और नष्ट करने में सक्षम होना चाहिए। RFI के मुताबिक सिस्टम में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट जैमर सिस्टम और रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर भी होना चाहिए। बता दें कि ये फीचर्स इजरायल के ड्रोन डोम सिस्टम्स में मेल खाते हैं, जो कि 3.5 किलोमीटर की दूरी से ही छोटे से छोटे टारगेट का पता लगाकर उन्हें लेजर तकनीक से गिरा देते हैं। इसके अलावा आसपास के पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए मानव रहित विमानों के लिए प्रभावी नो फ्लाई जोन को पूरी तरह से बनाए रखने के लिए इसमें मल्टी सेंसर मल्टी किल सॉल्यूशन होना चाहिए। इसे ऑपरेटर को बिल्कुल सही स्थिति बतानी चाहिए और कई मापदंडों के आधार पर अलर्ट भेजना चाहिए। जानकारी के मुताबिक इस मेड इंडिया ड्रोन रोधी सिस्टम का मुख्य हथियार लेजर आधारित होगा। भारतीय वायुसेना इन एंटी ड्रोन सिस्टमों को अलग अलग एयरबेसों पर तैनात करेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम योगी ने जनता से पूछा, अपराधियों की छाती पर बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं। गोरखपुर वाराणसी को दी सौगात। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखपुर का दौरा किया और इस दौरान कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। सीएम योगी अपने घर में एक बार फिर पूरे तेवर में नजर आए और उन्होंने लोगों से पूछा कि अपराधियों की छाती पर बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं। उनकी अवैध कमाई को रोंदने का काम हो रहा है, क्या आपको ये अच्छा लगता है? सीएम ने आगे कहा कि प्रदेश सरकार बिना किसी भेदभाव के विकास योजनाओं का लाभ हर जिले, हर विधानसभा क्षेत्र और हर विकास खंड में पहुंचा रही है। सीएम योगी के इस सवाल पर लोगों ने हाँ में जवाब दिया। इसके बाद उन्होंने फिर पूछा कि सरकार की इस कार्रवाई का विरोध तो नहीं कर रहे, जनता का समर्थन तो है ना? इसका जवाब भी लोगों ने हाँ में ही दिया। सीएम ने कहा कि सरकार अपराधियों और उपद्रवियों की संपत्ति कब्जे में लेकर उसे गरीबों में बांट रही है। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार में विकास भी होगा और विनाशकारी तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के खिलाफ अपनी सरकार की ऑपरेशन क्लीन नीति को लेकर जनता के बीच यह सवाल दागे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने गृह जिले गोरखपुर में अलग अलग कार्यक्रमों में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार बिना किसी भेदभाव के विकास योजनाओं का लाभ हर जनपद, हर विधानसभा क्षेत्र और हर विकास खंड में पहुंचा रही है। सरकार की ओर से आज यहां जारी बयान के अनुसार योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखपुर जिले के मुरारी इंटर कॉलेज सहजनवा में कुल 20,366.20 लाख रुपए की लागत की 79 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। बयान में कहा गया है कि इनमें 778.01 लाख रुपए लागत की 6 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 19,588.19 लाख रुपए लागत की 73 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इसमें कहा गया है कि यह परियोजना विधानसभा क्षेत्र सहजनवा, खजनी, बांसगांव एवं चिल्लू पार से संबंधित है। बयान के अनुसार लोकार्पित परियोजनाओं में 573.84 लाख रुपए की लागत से संभागीय परिवहन कार्यालय का निर्माण कार्य भी शामिल है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह की उपस्थिति में गोरखपुर में तरकुलानी रेगुलेटर सहित गोरखपुर मंडल की 145.16 करोड़ रुपए लागत की 10 बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी परियोजनाओं का रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की फिर किरकिरी, भारत के खिलाफ FATF ने नहीं दिया साथ, भड़के विदेश मंत्री। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नाम लिया और ऐसे दावे किए जिसके बाद उसकी एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किरकिरी हुई। अपने बड़बोलेपन से विवादों में रहने वाले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भारत पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और आतंकवादी हाफिज सईद के घर के बाहर हुए विस्फोट के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने निराशा जताई कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत के प्रति पाकिस्तान की चिंताओं पर ध्यान नहीं दे रहा है। कुरैशी ने कहा कि लाहौर के जौहर टाउन में हुए हादसे के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है और उनके पास स्पष्ट साक्ष्य है। उन्होंने कहा कि आतंक फैलाने के साक्ष्यों को देखते हुए ये FATF का कर्तव्य बनता है कि वह भारत से पूछे कि क्यों वह पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों के लिए मदद कर रहा है। उन्होंने FATF का नाम लेते हुए कहा, अगर FATF भारत को इस पर कुछ नहीं कहेगा तो इससे उसके दोहरे मानदंड का पता चलता है। पाकिस्तान को अधिकार है कि वह इसके खिलाफ आपत्ति दर्ज कराए। साथ ही उन्होंने लाहौर विस्फोट मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की बात कही। दरअसल पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा है और इसी के कारण वह FATF की ग्रे लिस्ट में बना हुआ है, जिसका प्रभाव पाकिस्तान में होने वाले निवेश और उसे मिलने वाले कर्ज पर पड़ रहा है। वहीं आतंकी हाफिज सईद मुंबई बम हमले का मास्टरमाइंड है और प्रतिबंधित जमात उद दावा का सरगना है। उसके घर के बाहर विस्फोट को लेकर देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहिद यूसुफ ने हाल ही में कहा था कि इसके पीछे भारतीय नागरिक का हाथ है। विस्फोट बीते महीने हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी और 24 लोग घायल हुए। अभी तक किसी भी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय नौसेना ने चीन की नाक के नीचे जापान, दक्षिण कोरिया के साथ किया जंग का अभ्यास। जी हां दोस्तों, लद्दाख में चल रहे तनाव के बीच भारत ने समुद्र में चीनी ड्रैगन की चुनौती मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय नौसेना के अत्याधुनिक जंगी जहाज INS किल्टान ने पूर्वी चीन सागर में जापान और दक्षिण कोरिया की सेना के साथ मिलकर जंग लड़ने का अभ्यास किया है। यह वही क्षेत्र है जहां पर चीन का अपने पड़ोसी देश जापान और ताइवान के साथ तनाव काफी बढ़ गया है। एंटी सबमरीन खूबियों से लैस स्वदेशी युद्धपोत INS किल्टान को भारतीय नौसेना ने सुदूर पूर्व के दौरे पर तैनात किया है। इसी तैनाती के दौरान भारतीय जंगी जहाज ने जापान के JS हमाना युद्धपोत के साथ पूर्वी चीन सागर में द्विपक्षीय अभ्यास किया। इस दौरान दोनों ही देशों की नौसेनाओं ने एक दूसरे के साथ मिलकर जंग लड़ने का अभ्यास किया। इसके बाद भारतीय नौसैनिक युद्धपोत ने दक्षिण कोरियाई जंगी जहाज के साथ युद्ध की तैयारियों को परखा। दक्षिण कोरिया की ओर से गेओंगनम नामक के फ्रीगेट ने हिस्सा लिया। भारतीय नौसेना ने एक बयान जारी करके बताया कि अभ्यास 28 जून को हुआ। खबरों के मुताबिक अब भारतीय युद्धपोत चीन के एक अन्य विरोधी देश फिलीपींस के पास पहुंच गया है। वहीं इंडियन नेवी के एक अन्य युद्धपोत INS ऐरावत पिछले दिनों वियतनाम के कैमरान के बे इलाके का दौरा किया था। नौसेना ने बताया कि इस युद्धपोत को कैमरान बे इलाके में तैनात किया गया है। भारतीय युद्धपोत ऐसे समय पर साउथ चाइना सी पहुंचा है जब चीन का अपने पड़ोसी देशों के साथ विवाद काफी बढ़ गया है। साथ ही चीनी जहाजों की घुसपैठ लगातार हिंद महासागर में बढ़ती जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पानी की समस्या को लेकर पाकिस्तान में सियासत, बढ़ी इमरान खान की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में एक बार फिर पानी की किल्लत को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। पानी की समस्या को लेकर पाकिस्तान में सियासत शुरू हो गई है। यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए आज सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद नहीं बल्कि पानी की कमी है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की एक हालिया रिपोर्ट में पाकिस्तान में पसरते गंभीर जल संकट की तरफ ध्यान दिलाया था।
हाल ही में पाकिस्तान में बिजली और जल विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष शमसुल मुल्क का कहना है कि पाकिस्तान में पानी को लेकर तो कोई नीति ही नहीं है। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में पानी जमींदारों की जागीर बन गया है और आम लोगों को उससे महरूम रखा जा रहा है। पाकिस्तान में जल और बिजली मंत्रालय के आग्रह पर एक रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया गया था, लेकिन कैबिनेट ने कभी इसकी समीक्षा ही नहीं हो सकी। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते समस्या का हल नहीं किया गया तो पाकिस्तान में पानी की कमी से अकाल जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। जियो न्यूज ने विशेषज्ञों से इस रिपोर्ट को विस्तार से प्रकाशित किया है। रिपोर्ट के अनुसार कम वर्षा के कारण देश की नदियों के सूखने से खतरे की घंटी बज गई है। अखबार के सूत्रों के अनुसार देश में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता बहुत ही कम या कह सकते हैं कि खतरनाक स्थिति में पहुंच गई है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।